आप सुन रहे रेडियो सिटी 91.1। मेरा नाम है विक्रम और आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर हिमांशु कुमार, एमडी पीडियाट्रिक, केजीएमसी लखनऊ, जिनसे बातें हो रही हैं बच्चों और उनकी हेल्थ के बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी ये जो कोविड एरा चल रहा है, इसमें बच्चों की हाइजीन के लिए पेरेंट्स को किस तरह की प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, कोविड एरा में अभी हाइजीन को लेके हम सभी काफी सतर्क हैं। बच्चों में सबसे पहले तो जो हाइजीन की प्रैक्टिसेस हैं बच्चों को हमें सिखाना जरूरी है। जैसे कि हैंड हाइजीन है, अपने बच्चों को हैंड हाइजीन सिखाना है कि कैसे 20 सेकंड तक हम हाथों को पानी से और साबुन से धोएं। अगर साबुन और पानी नहीं हमारे पास अवेलेबल है तो हम कैसे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का यूज कर सकते हैं। हाँ, जो छोटे बच्चे होते हैं उनसे सैनिटाइजर को दूर रखें, क्योंकि अक्सर उनमें टेंडेंसी होती है इंजेस्ट करने की। कुछ भी बॉटल वगैरह उठा के वो मुंह में डाल के उसको पी सकते हैं। इसके अलावा जितनी भी सरफेसेस हैं, फ्लोर्स हैं, घर में जो भी इस तरह की चीजें जो कि हम डेली छूते हैं, उनको दिन में कम से कम एक बार हम अच्छे से साफ करें। बच्चों के खिलौने हैं, उनको दिन में कम से कम एक बार धोना है, साफ करना है, क्योंकि बच्चे उनको मुंह में रखते हैं। रेस्पिरेटरी हाइजीन को लेके बच्चे अगर छींके या खांसे तो उनको सिखाना है कि किसी टिश्यू का इस्तेमाल करें, टिश्यू नहीं है तो कोहनी का इस्तेमाल करें, और अगर टिश्यू का इस्तेमाल करते हैं तो उसको उसके तुरंत बाद डिस्कार्ड कर दें। आउटडोर एक्टिविटीज को अवॉइड करें, सोशल गैदरिंग को अवॉइड करें, और हमें प्रमोट करना है बच्चों की इंडोर एक्टिविटीज को और इंडोर प्लेस को। इसके अलावा जो टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स में मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी होती है। उन्हें ये ना लगे कि हमें घर में बंद करके रखा जा रहा है, तो अगर वो अपने दोस्तों से बात करना चाहें फोन पे तो उनको हम अलाउ कर सकते हैं। ये चीजें जरूरी हैं अभी कोविड एरा में, जिनका हम ध्यान रख सकते हैं। ऑलराइट, आप सुन रहे हो रेडियो सिटी 91.1। मेरा नाम है विक्रम और इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर हैं आज के हमारे खास मेहमान डॉक्टर राना चंचल, पीडियाट्रिशियन, चरक हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे लिसनर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं डॉक्टर राना चंचल, करेंटली मैं कंसल्टेंट पीडियाट्रिक्स एंड नियोनेटोलॉजी चरक हॉस्पिटल में हूँ। मैंने अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन केजीएमसी से किया है और उसके बाद आई हैव डन 2 years फेलोशिप इन नियोनेटोलॉजी फ्रॉम मैनचेस्टर, इंग्लैंड। अच्छा डॉक्टर साहब, बढ़ते बच्चों के लिए आप क्या डाइटरी एडवाइस करेंगे उनके पेरेंट्स को? ज्यादातर हम लोग जो न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो लोग अंडर न्यूट्रिशन की सोचते हैं, बट आज के टाइम में आई थिंक मैं स्ट्रेस दूंगा कि पीडियाट्रिक ओवर न्यूट्रिशन ज्यादा हो रहा है। इसलिए हम लोग को ध्यान रखना है कि बच्चों को जो हाई कैलोरीज और लो न्यूट्रिशियस डाइट है, जैसे चॉकलेट, बिस्किट, ये कम से कम दें। बच्चों को फाइबर रिच फूड देना है। बच्चों के डाइट में विटामिन रिच फूड जैसे कि वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उसको इंक्लूड करें। साथ ही दूध जरूर इंक्लूड करें डाइट में, और अगर एग खाते हैं तो एग जरूर होना चाहिए। और अभी डॉक्टर राना के साथ अपनी बातों का सिलसिला हम आगे कंटिन्यू करेंगे एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी 91.1। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि इस पेंडेमिक के दौरान बच्चों में इम्यूनाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट है? इम्यूनाइजेशन तो बच्चों में हमेशा ही जरूरी होता है। काफी सारी ऐसी वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं जो कि इम्यूनाइजेशन के द्वारा हम जिनसे बच के अपने बच्चों को बचा सकते हैं। इनमें जरूरी क्या है और कब है? बर्थ वैक्सीनेशन जैसे कि है, जब हम BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन और हेपेटाइटिस बी देते हैं, ये हम बच्चों को डिलीवरी के समय दे ही सकते हैं। इसके अलावा प्राइमरी सीरीज जो हमारी होती है वैक्सीनेशन की, जो कि 6 हफ्ते, 10 हफ्ते और 14 हफ्ते पे कंप्लीट होती है, उसको कंप्लीट करना जरूरी है। फिर मीजल्स, मम्स और रूबेला वैक्सीन जो लगती है, मीजल्स वैक्सीन ये खतरा के लिए होती है, जो 9 महीने पे लगती है, ये लगाना जरूरी है। फिर फर्स्ट बूस्टर डोज जो होती है इन सभी वैक्सीन की, जो कि 15 से 18 महीने पे लगाई जाती हैं, जितना पॉसिबल हो सके तो उसको भी हम कंप्लीट कर लें। क्योंकि ये अक्सर देखा गया है कि कई बार हम वैक्सीनेशन नहीं करा पाते हैं कभी भी किसी भी पैंडेमिक में, तो इसके बाद ये निमोनिया खतरा या डायरिया जैसी बीमारियों के बढ़ने का खतरा हमेशा बना रहता है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना है कि वैक्सीनेशन के लिए एक प्रायर अपॉइंटमेंट लें। हम भी सारे प्रिकॉशंस का ध्यान रखें, ग्लव्स, मास्क, फेस शील्ड लगा के जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ओवर क्राउडिंग से क्लिनिक्स पे या हॉस्पिटल्स में भी बच के रहें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप सुन रहे हो रेडियो सिटी 91.1। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं तो इमरजेंसी सिचुएशन में आप क्या सजेस्ट करेंगे सभी पेरेंट्स को कि उन्हें घर में कौन सी मेडिसिन या फर्स्ट एड किट रखना चाहिए? देखिए, बच्चों के लिए तो जनरली हम लोग एडवाइस यही करते हैं कि अगर प्रॉब्लम ज्यादा होती है तो पीडियाट्रिशियन के पास जाएं, बट फिर भी आपके पास कुछ मेडिसिन होनी चाहिए, जिसमें कि छोटे बच्चों के लिए फ्रोजन ड्रॉप या फ्रोजन सिरप आपके पास हो, कि अगर फीवर 100 से ऊपर हो तो आप उसको दे सकें। नीजोक्लियर ड्रॉप्स होते हैं नीजल ब्लॉकेज के लिए, वो आप अपने पास रखिए। 1 साल तक
के बच्चे के लिए विटामिन डी लेना होता है, वो आपके पास होना चाहिए। साथ ही गैस्ट्रिका ड्रॉप्स या कोलिक के ड्रॉप्स जो पेट में कोलिक पेन होता है उसके लिए रखें। और मैं एडवाइस करूंगा कि हर घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स तो हो ही, जिसमें आप बिटाडीन सॉल्यूशन, कॉटन और बैंडेड रखें अपने बच्चे के लिए। आई एम श्योर कि अभी जितने भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं वो अपने घर में इस तरह की फर्स्ट एड किट जरूर रखेंगे। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी 91.1। डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अक्सर छोटे बच्चों का रोना बहुत कॉमन माना जाता है, लेकिन क्या बच्चों के इस तरह रोने का और भी कोई कारण हो सकता है? देखिए, बच्चों में रोने के बहुत से कारण हो सकते हैं, क्योंकि बच्चा बता तो पाता नहीं है। तो कुछ ऐसे जरूरी कारण हैं जो कि अगर हम जान लें तो हम शायद बच्चे की हेल्प कर पाएं। जैसे कि बच्चा रोता है भूख की वजह से, ये मुझे लगता है कि काफी सारे पेरेंट्स को पता रहता है कि अगर बच्चा भूखा है तो रोएगा। कई बार बच्चा पॉटी करता है या पेशाब कर देता है, डायपर गीला होता है, उस वजह से बच्चे अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो बच्चा रो सकता है। कई बार डायपर रैशेज होते हैं तो बच्चे रोते हैं। अक्सर फीडिंग कराने के बाद अगर इनएडिक्वेट बर्पिंग कराएं, डकार दिलाएं, तो कई बार बच्चों को पेट में गैस बनी रह जाती है तो उसकी वजह से कोलिक के पेन्स होते हैं तो बच्चे रोते हैं। गर्मियों में ज्यादा कपड़े पहनाने से बच्चों को गर्मी लगे, बच्चे डिस्कम्फर्ट फील करते हैं तो वो रो सकते हैं। इसके अलावा कभी आजकल बरसात में कभी कोई कीड़ा काट ले, मच्छर काट ले रात में, तो बच्चे रोते हैं लेकिन बता नहीं पाते हैं। इसके अलावा अगर बच्चा रो रहा है, सुस्त हो गया है, दूध नहीं पी पा रहा है, तो हो सकता है कि बच्चे को कोई इन्फेक्शन है, कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, जिसके लिए हमें किसी पीडियाट्रिशियन से तुरंत कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ओके, वैसे अभी और भी बातें होंगी। आप सुन रहे हो रेडियो सिटी 91.1। अच्छा डॉक्टर साहब, चरक हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो चरक हॉस्पिटल के नियोनेटल डिपार्टमेंट में क्या बेस्ट सर्विसेज दी जा रही हैं? देखिए, हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव नियोनेटल केयर प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ एक्सट्रीमली प्रीटर्म बेबी जो कि 26 हफ्ते के भी जो बॉन्ड होते हैं वो, और या अराउंड 750 ग्राम से अबव के बच्चों को हम लोग केटर करते हैं। उनको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन दिया जाता है। उनके लिए रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी यानी आरओपी की और क्रेनियल अल्ट्रासाउंड की सुविधा है। हम लोग छोटे बच्चों में सर्फेक्टेंट थेरेपी और वेंटिलेटर थेरेपी के लिए भी इक्विप्ड हैं। साथ ही साथ हम छोटे बच्चों में एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, अगर जॉन्डिस में बहुत ज्यादा बिलिरुबिन बढ़ा होता है तो वो करने के लिए सक्षम है, और पेरिटोनियल डायलिसिस करते हैं। और प्लस हम लोगों का 24 आवर्स डिलीवरी सर्विसेज अवेलेबल है, नॉर्मल और LACS दोनों के लिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आपने वक्त निकाला और वक्त निकाल कर हमसे इतनी सारी बातें की। तो गाइज, अगर आपको आपके बच्चे के हेल्थ से जुड़ी कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप चरक हॉस्पिटल के नियोनेटल डिपार्टमेंट में संपर्क कर सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91।